नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार हेलो नमस्कार एमपी सजीव में। और आपके साथ मैं हूं स्मिता। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय से आज हर कोई परेशान हो रहा है। कहीं ना कहीं वो विषय हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और आज हम जिस ज़िंदगी में है, जिस तरह की लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं फ्रॉड, जी हाँ, हम फ्रॉड ठगी के बहुत शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम एक ऐसी विपदा है, एक ऐसी समस्या है जिससे आज हर कोई दो चार हो रहा है। हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारे साथ कब, कैसे, कहाँ, किसने फ्रॉड कर दिया है और हम आसानी से उस ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो आज हमारा यही विषय है, साइबर क्राइम से बचें हम कैसे और कैसे इस समस्या को हम समझें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज की तिथि और वार। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, तारीख 5 जुलाई 2023, वार बुधवार। और चलिए अब बारी आ गई है हमारे आज के इतिहास की। कहते हैं कि हर दिन अपने पीछे कुछ यादें लिए रखता है, कुछ अपने पीछे भविष्य रखता है, तो कहीं अपने पीछे अपना अतीत छुपाए रखता है। उन अतीत में कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें होती हैं। तो आज का क्या इतिहास है आपको हम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। 5 जुलाई के इतिहास पर हम नज़र डालते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो 1665 में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया था। 1811 की अगर हम बात करें तो वेनेजुआ के 7 प्रांतों ने स्पेन के शासन में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके अलावा 1922 की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड में पहली बार आम चुनाव हुआ था। 1935 में फ्रैंकलिन की रूटवेल्स में अमेरिका के नेशनल लेबर रिलेशन कानून पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसे 18 जुलाई को ब्रिटिश राजशाही की मंजूरी मिली थी। 1950 में नए कानून के तहत सभी यहूदियों को इजराइल में रहने की अनुमति प्रदान की गई थी। 1954 में बीबीसी ने अपने पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया था। 1959 में इंडोनेशिया ने संविधान बहाल किया गया था। 1960 में मंगोलिया में संविधान अपनाया था। 1962 में अल्जीरिया 132 साल के फ्रांसीसी शासन से आज़ाद हुआ था। 1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची थी। और 1977 में जनरल मोहम्मद जिया उल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने तख्ता पलटकर देश के शासन पर कब्जा किया था। 1994 में जेफ बोजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन की स्थापना की थी। 1998 में टैंक भेदी प्रक्षेपण नाग का परीक्षण किया गया था। 1998 में महाबलीपुरम में डॉल्फिन सिटी का उद्घाटन हुआ था। और 1913 में इराक की राजधानी 2013 में इराक की राजधानी बगदाद की एक मस्जिद पर हुए बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये था इतिहास, जो कहीं अच्छा था तो कहीं बुरा था। और अब बारी आ गई है आज के विचार की। तो चलिए आपको बताते हैं आज का विचार क्या है। आज का विचार है, ऊर्जा को चिंता करने में ना खपाएं। जी हाँ, अपनी ऊर्जा को आप अपनी चिंता करने में ना खपाएं, बल्कि इसका इस्तेमाल आप उसका समाधान ढूंढने में निकालें। कि जो आपकी समस्या है आप उसका समाधान निकालें, ना कि आप ये सोचें कि ये मेरी चिंता है, अब मैं इससे कैसे निपटूंगा, बल्कि उसका समाधान सोचें। तो चलिए, ये था हमारा विचार। और अब बारी आ गई है हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। जी हाँ, साइबर, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग अब ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। और आज इसी पर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज एडिशनल डीसीपी क्राइम और साइबर शैलेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका आने के लिए।
आप हमें आज साइबर के बारे में बताएं, जिस तरह से लोग इसका शिकार हो रहे हैं साइबर को लेकर, और साथ ही लोग हम नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इस समस्या से निपटेंगे, क्या समस्याएं, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम चाहेंगे कि आप दें। और साथ ही हमारे साथ हमारी एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं, अनीता शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक लेखिका हैं, गायिका हैं, साथ ही आप चित्रकार भी हैं। आपने मनोविज्ञान के क्षेत्र में ऑनर्स भी किया हुआ है। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आपकी प्रतिभा के बारे में भी हम जानेंगे, आपसे हम कुछ संगीत भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के हमारे विषय की, साइबर की। जी हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीएसपी क्राइम। सर, सबसे पहले यही जानूंगी कि जिस तरह से आज लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, ये ट्रेंड चल पड़ा है, इसे लोग कैसे समझें? देखिए, हाँ, जैसे जैसे समय बदलता है, युग बदलता है, विज्ञान में चेंज आता है, तकनीकें बदलती हैं, अपराधी भी उसी तरीके से अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं और अपराध के तरीके भी नए नए ईजाद कर लेते हैं। देखिए, हमारी ज़रूरतें हैं जिसमें कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जब कोरोना आया तो हमारा कहना चाहिए ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकल पाए, जो हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया। उसके अलावा मैक्सिमम चीज़ें जो कि हम लोग कैश से करते थे वो कैशलेस हो गया। इसके अलावा मोबाइल का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ा और मोबाइल के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में बहुत बदलाव आया। और आप कह लीजिए कि कैमरा, फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, उनकी वॉइस, उनके कई प्रोजेक्ट्स और कई ज़रूरत की, जैसे एजुकेशन है, किसी के प्रोफेशनल्स हैं, वो मीटिंग्स, सारी चीज़ें मोबाइल पर निर्भर हो गई। अब दो चीज़ें हैं, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। इसको लिए लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं, बस आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे आप कार खरीदते हैं, कार के चलाने के, सड़क पर चलाने के अपने आप खतरे हैं, क्योंकि आप जब तेज़ी से चलाएंगे, लापरवाही से चलाएंगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जान जाने का जोखिम है। ऐसा ही साइबर है। साइबर में अगर आप मोबाइल ऑपरेशन के दौरान ध्यान नहीं रखेंगे और मोबाइल में क्या एप्लीकेशन हैं और क्या आपने उसमें जो चीज़ें हैं वो अपनी यूज़ के स्थान पर सिर्फ आपने कई बार सिर्फ दिखावे के लिए या लालच के लिए या कुछ फ़ायदे के लिए, छोटे फ़ायदे के लिए डाल लिए और वो क्या डेटा चुरा रहा है, तो आपको मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ सावधानी रखना है और कितना बचना है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी बीच में चीज़ें आएंगी, मैं पूरा क्लियर करूँगा कि आप इससे बच सकते हैं और 100% इससे बचाव है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि गर्मियों का जब सीज़न आता है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, यात्रा सीज़न शुरू हो जाता है, लोग टिकट बुक करते हैं। टिकट बुकिंग में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ता है, और वो छोटी मोटी ठगी नहीं होती है। मतलब कभी 80 लाख की, कभी 92,000 की, इस तरह से ठगी का लोग शिकार होते हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी। तो इस समस्या को वो कैसे समझे, कहाँ चूक है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, और सोशल मीडिया पे नहीं भी रहें तो हमारा मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हर एक हमसे डेटा लेने का परमिशन मांगता है जी। और हम सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें, इसका एक एनालिसिस होता है, मोबाइल कंपनियां और बहुत सारी कंपनियां एनालिसिस करती कि क्या ट्रेंड चल रहा है। आप देखेंगे कि आप 3 बार अपना जूते का सर्च करिए या कपड़े सर्च करिए, अगली बार फेसबुक पे वो ऐड आपको अपने आप आने लगते हैं, आपको मैसेज आने लगते हैं, वो ऊपर दिखाई देने लगते हैं जी। ऐसा ही बाकी मामलों होता है। जब यात्रा का मौसम आता है, गर्मियों में ट्रेवल का मौसम आता है, तो हम रेट हर जगह लें, परंतु जब पेमेंट की बात आए, अगर पेमेंट बहुत छोटा है तो आप भले ही दूर पेमेंट कर दें, पर आप अपने लोकल एजेंट्स के जरिए करें। भले ही आपको कमीशन थोड़ा लग जाए, पर आपकी सिक्योरिटी है इसमें, पैसे की, आपकी सर्विस की। बाद में उसकी गारंटी है कि कहीं आपको सर्विस नहीं मिलेगी। आप लोकल जो एजेंट है, लोकल वेंडर है, उससे आप अपनी सर्विस के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मान लीजिए 1000-2000 रुपये के फ़ायदे के लिए आपने लालच के लिए बाहर की जम्मू कश्मीर की साइट पे या केरला की साइट पे पैसे बुक कर, जिसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगर साइट बंद हो गई, साइट फर्जी निकली, आजकल फर्जी साइटें बन रही हैं, और वो एजेंट आपको वहाँ नहीं मिला, फिर आप क्या करेंगे? तो बेहतर है कि लोकल कॉन्टैक्ट के जरिए ही, भरोसेमंद कॉन्टैक्ट के जरिए, विश्वसनीय या ब्रांडेड या एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट के जरिए ही पेमेंट करें। बस एक इसमें थ्योरी आपको अपनानी है, आप इससे बच सकते हैं।
इसके अलावा हम ये भी देखते हैं सर कि जब भी लोगों के साथ में ठगी होती है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि सबसे पहले वो कहाँ जाएं, किससे कंप्लेन करें। वो ये सोचते हैं कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो क्या हमें मदद मिल पाएगी, या फिर हम बैंक के पास जाएं। तो अगर ठगी होती है तो सबसे पहले उसे रोकने के लिए उन्हें फर्स्ट स्टेप जिसे हम बोलते हैं वो क्या करना चाहिए, पैनिक ना होकर? बहुत सही सवाल करा है, बहुत सही सवाल, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में बात आना चाहिए कि अगर उसका एक्सीडेंट होता है सड़क पर तो वो कहाँ जाए। अगर एक्सीडेंट होता है सबसे पहले आपको आपकी जान बचाने की आवश्यकता होती है। माना कि पुलिस केस है एक्सीडेंट, बट एक्सीडेंट के केस में जहाँ पे शारीरिक क्षति होती है आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इलाज होगा, उसके बाद हॉस्पिटल के जरिए वहाँ सूचना आती है, या फिर आप अपना प्राथमिक उपचार कराने के बाद या टेलीफोन के जिस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा ही आपको फाइनेंशियल फ्रॉड में करना चाहिए, क्योंकि आपका खाता बैंक के पास है, बैंक ही आपके खाते को फ्रीज करेगा, पेमेंट को रिफंड करेगा, वही सारी चीज़ मेंटेन करता है और वही बताएगा कि पैसा आपका चोरी गया है कि नहीं। तो आप पहले थाने की जगह पहले अपना खाता ब्लॉक कराएं, अपने बैंक को कांटेक्ट करें, बैंक में कंप्लेंट करें, अपना पैसा फ्रीज कराएं, जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ आपको कहीं शंका है या मैसेज आया कुछ भी, और अपना कार्ड वार्ड ब्लॉक कराएं, और उसके बाद तत्काल वो बैंक की रिसिप्ट लेकर थाने पहुँचें। क्योंकि अगर थाने आप पहुँच भी जाते हैं तो थाना बैंक से जानकारी मांगता है, पहले ये वेरीफाई करता है कि खाता इन्हीं का है, क्या इनके खाते से ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन इनकी मंशा के विपरीत हुआ है, या जो बता रहे हैं उस खाते में क्या है, तब वो बैंक जानकारी देगा, फिर वो पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। तो अंत में बैंक को ही करना है। ये बात तो है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, बैंक ने अपना जो कि कस्टमर है, जो कि बैंक का कस्टमर है, उसको भगवान भरोसे या पुलिस भरोसे छोड़ दिया है, जबकि आखिरी में बैंक को ही मदद करनी है, बैंक को उसका फ्रीज करना है, पैसा रिफंड करना है या उसकी मदद करनी है। तो आपको पहले बैंक जाना है, या अपना टोल फ्री नंबर से या साइट के जरिए अपना पेमेंट रुकवाना, फिर तत्काल पुलिस के पास जाना है। और एक ऑनलाइन आपका टोल पे फ्री नंबर भी 1930, उसको सीधा कंप्लेंट करना, तत्काल आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। तो ऑनलाइन कंप्लेंट भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें और ज़्यादा जानकारी लूँगी, बैंकों की भी इसमें कहाँ भूमिका होती है, क्योंकि सर ने हमें बताया कि बैंकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पुलिस और बैंक कैसे आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं ये भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन चलिए अब हमारे एक और जो खास मेहमान हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अनीता मैम हमारे साथ है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी। मैम सबसे पहले तो देखिए साइबर तो हम कर ही रहे थे, लेकिन सावन चालू हो गया है, सावन, और 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि 2 माह का सावन है, और आप गायिका भी हैं, आप गज़ल भी लिखती हैं, आप कवित्री भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि आपकी शुरुआत हम एक खूबसूरत गीत से करें या फिर किसी गज़ल से। जी स्मिता जी, ज़रूर, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया आप सबके बीच बैठने का। और जैसा आपने कहा सावन, तो सावन भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और मैं भी भगवान शिव की नगरी से हूँ, भोले बाबा की नगरी से हूँ, बनारस से हूँ। तो सावन से मेरा जुड़ाव कह सकती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही है। और मैं कुछ शेर अपने गज़ल के जी अपने दर्शकों के सामने सुनाना चाहूँगी, वो सावन पे ही है, और आशा करती हूँ पसंद आएगा आप सबको। जी मैम। भीगा भीगा ये रेशमी सावन, कर दे धरती हरी भरी सावन, भीगा भीगा ये रेशमी सावन, कैसा मंजर हो वो क़यामत का, एक हो जाए चांदनी सावन। जैसा कि है कि सावन में मोर बहुत नाचते हैं, तो अगला शेर उसी पे है। जी। रक्स में पाँव तोड़ बैठा है, मोर की देख बेखुदी सावन, भीगा भीगा ये रेशमी सावन।
दिल पपीहा सदाएं देता है, खुल के बरसा नहीं अभी सावन, भीगा भीगा ये रेशमी सावन। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बहुत गजल, बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बहुत गजल बहुत मैम। शुक्रिया। वाकई। और बनारस से आप हैं तो बनारस की 80 घाट हो या फिर बनारस की गंगा आरती हो, बनारस की तंगलियां हो, क्या बात है, इनका तो कहना ही जी बिल्कुल 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 अलग सही है। कहा स्मिता जी। बनारस जो है, मुझे बहुत फ़क्र है कि मैं बनारस से हूँ, और बनारस कला साहित्य और संस्कृति की नगरी रही है, और शायद मैं आज इतना कुछ कर पा रही हूँ तो वो मेरी जन्मभूमि का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अपनी मातृभूमि तो है ही भारतवर्ष, लेकिन जन्मभूमि भी साथ में मायने रखती है। और मुझे ये फ़क्र है कि मैं बनारस से हूँ, और आपको एक बात बताना चाहूँगी कि साहित्य के क्षेत्र में भी मैं मीत बनारसी के नाम से जानी जाती हूँ। मेरा एक्चुअल नेम जो है वो अमिता शर्मा है, और तखल्लुस मेरा जो है वो मीत बनारसी वाह, है। क्या बात है। और आपकी बहुत सारी, आपने अभी कई किताबें भी आपकी लिखी हुई हैं। जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर से अगर उन किताबों के टाइटल की मैं बात करूं तो हाँ जी। आपने ज़िंदगी के इर्द गिर्द उन किताबों को बहुत लिखा है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने गहराई से इस बात को समझा है कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी को हमें कैसे जीना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने स्मिता जी कि मेरी जो लगातार 3 किताबें आई हैं, वो उनका टाइटल जो है वो ज़िंदगी पे है। जैसे पहली पुस्तक है मेरी ज़िंदगी मेरे आसपास, दूसरी है वो लघु कथा संग्रह है, वो है रंग बदलती ज़िंदगी जी। और तीसरी जो मेरी पुस्तक है वो उर्दू लिपि में है, क्योंकि मैंने उर्दू सीखी हुई है, और उर्दू लिपि में वो गज़ल संग्रह है, और उसका भी नाम मैंने ज़िंदगी एक गुलाब दिया था। और अभी चौथी कृति जो मेरी आई है उसका है कुछ यादें कुछ एहसास। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी जो है, लाइफ इज़ आवर बेस्ट टीचर। वाकई ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और मनोविज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ मैं, बिल्कुल। और मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने MSW किया। बहुत बहुत सारी आपके क्षेत्रों में आपने अपनी आप को निखारा है, किया है, उन पे भी मैं बात करूंगी। लेकिन एक बार फिर हम आ जाते हैं हमारे आज के विषय पर भी, साइबर पे वापस। सर, क्योंकि आपने बैंक का जिक्र किया था कि प्रायोरिटी सबसे पहले बैंक की होती है। हम पुलिस तो अपना काम करेगी, क्योंकि पुलिस के बाद तो सेकेंडरी पे उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन बैंक कहाँ पे चूक करता है? सबसे पहले प्रायोरिटी बैंक की होती है। जब ऐसी कंडीशंस आती है तो फिर कस्टमर्स को क्या कर लेना चाहिए उस समय? अगर बैंक उनकी मदद नहीं कर रहा है, बैंक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है, अगर उसे पूरी डिटेल्स नहीं देता है, तब उस पीड़ित को क्या करना चाहिए? पुलिस के पास आकर वो कैसे अपनी कंप्लेंट दे? देखिए, इसमें जो एक सेट प्रोसीजर है उसको फॉलो कुछ इस तरह किया जा सकता है कि अब जैसे ही आपको आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने का, धोखाधड़ी होने की जानकारी आपको लगे, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे खुद के संज्ञान में अकाउंट चेक करने पर, सबसे पहले आप सर, आपको रोकूंगी मैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी से, नंदकिशोर। नंदकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नंदकिशोर जी, लगता है उनसे संपर्क टूट। जी नंदकिशोर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल पूछिए। नंदकिशोर जी, अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज हमें आ रही है, अपना सवाल पूछें आप। नंदकिशोर जी, लगता है उन्हें नहीं आ पा रही है, हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। जी सर। पहले आप अपना ऑनलाइन जो भी तरीके हैं, टोल फ्री नंबर से अपने अकाउंट को फ्रीज या होल्ड कराएं जी। ताकि उसका और ट्रांजेक्शन ना हो। दूसरा, आपका खाता पर जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसको कराएं। RBI कहती है कि अगर आप 3 दिवस के भीतर आपके साथ फ्रॉड की जानकारी बैंक को रजिस्टर्ड कराते हैं, मतलब आपको लिखित में कंप्लेंट देकर बैंक से रिसिप्ट लेनी पड़ेगी, तो बैंक आपके पैसे वापस करेगा।
एक शर्त उनकी ये है कि वो पैसा आपकी सहमति से ना गया हो। वो पैसा फ्रॉड में आप ये कैसे समझा सकते हैं कि ये आएगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। भारतीय कानून कहता है, भारतीय दंड विधान कहता है कि छल पूर्वक ली गई सहमति भी धोखाधड़ी आता है। अगर आपने कोई सहमति छल पूर्वक या गलत फैक्ट बताकर ली गई है, तो कोई भी व्यक्ति सही जानकारी देने पर कोई पैसा नहीं देगा, ना फ्रॉड होगा, वो अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा। कॉलर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, फिर से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो अगर सहमति छल पूर्वक ली गई है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। हमको एटीएम की तरफ से आया था कि एटीएम हम एजेंट हैं, हम बैंक के एजेंट हैं, बैंक में केवाईसी हमारा अपडेट करना है, हमारा आधार कार्ड अपडेट करना है, या कि हमें नौकरी देने के नाम पर जिस घटना को पुलिस अपराध मानती है, पुलिस अपराध रजिस्टर करती है, बैंक अपराध को नहीं मानता। इसका मतलब एक तरह से ये और छल है ग्राहकों के साथ में बैंक का। वो तो छल किया ही है जिसने कर रहा है, बैंक भी एक तरह से ग्राहकों के साथ छल कर रहा है, क्योंकि उनके साथ हुई धोखाधड़ी को ये मान के कोई अपराध नहीं हुआ। जब जिस केस में पुलिस उसी में जब बैंक आवेदन नहीं लेता, उनका आवेदन लेने के बाद ये लिख देता है कि आपने अपनी सहमति दी है, तो आप सोचिए जिस बैंक में आप गाढ़े पसीने की कमाई रखते हैं, जिस बैंक में आप ट्रस्ट करते हैं, जिसमें आप लोन लेके अपना ब्याज देते हैं, अपनी बड़ा रकम, उसी रकमों पर बैंक चलता है, आपकी दी हुई रकमों पर, आपकी दी हुई सेविंग्स पर जब आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो बैंक सर एक कॉलर जुड़ गए, महेंद्र पटेल। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दमोह से। महेंद्र जी पूछिए अपना सवाल, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ चौहान जी को नमस्कार। मैडम नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आजकल फोन पर कॉल आती है और वो पूछते हैं कि आपका एटीएम नंबर ये फलाना फिलाना है, कुछ अंक बता देते हैं और कुछ पीछे के अंक आपसे पूछते हैं। वो बाद में पता चलता है 5-10 मिनट अपने बैंक अकाउंटों से पैसे गायब थे और 2 जवाब देते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ। उसको आदमी कैसे तस्लीम करे कि वो बैंक का अधिकारी है कि कोई फर्जी कॉल है कि कोई क्या है, और आधा नंबर वो बता देते तो विश्वास हो जाता है कि ये तो बैंक वाले हैं। तो उस तरह से कैसे बचे? देखिए, आप हमेशा मान लीजिए आपका फ़ोन आपने किस उपयोगिता के कारण लिया है वो आपको समझना पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ। आप अगर मारुति कार खरीदी है तो आपने ज़रूरतें समझिए, ऑफिस जाने के लिए, परिवार घुमाने के लिए। आप उसको पहाड़ पर चढ़ाएंगे या नदी में घुसा देंगे, नाले में घुसा देंगे तो फंस जाएगी। आपको मालूम चाहिए मोबाइल का इस्तेमाल हमें क्या करना है। हमने मोबाइल बातचीत के लिए किया, हमारे बिजनेस के लिए किया, हमारे फ़ोटो वीडियोज़ के लिए। एक जो इनकमिंग कॉल आ रहा है वो आपके भले के लिए कोई नहीं आएगा। अगर कोई कॉल आपके पास अपने आप आए, साफ मान के चलिए अगर मोबाइल धारक हैं तो आपको इतना एटिकेट, इतना आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। कोई भी आने वाला कॉल वो आपके फ़ायदे के लिए है नहीं है, इसको पहले आप इत्मीनान कर लीजिए। दूसरा, कोई भी बैंक, कोई साफ साफ हर जगह लिखा होता है बैंक कोई एटीएम की जानकारी नहीं मांगता, फ़ोन पे कोई जानकारी नहीं मांगता, फ़ोन पे जानकारी मत दीजिए। ये तो एक कॉलर और आपके लिए आ गए हैं सर। नंद किशोर जी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? इनका लगता है मुझे लाइन डिस्टर्ब चल रही है। चलिए कोशिश करते हैं हम। जी सर। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि मैं मोबाइल का जो एटिकेट है जी, मोबाइल का अनुशासन है, मोबाइल की कहना चाहिए एक लर्निंग हमको हमारे पास होना चाहिए। मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर क्या चीज़ कॉल रिसीव करना है, क्या नहीं करना। इनकमिंग कॉल हमेशा आपके फ़ायदे के लिए नहीं आएगा, आपको सोचना है। और जहाँ ट्रांजैक्शन की बात आएगी आपको बिल्कुल ध्यान लगा, नहीं हमें ये नहीं करना। इतना तो आपको बताना है, इतना आपको बताना है, परिवार को बताना, आपको सबको शिक्षित और साक्षर रखना। अगर आप गांव पे रहते हैं तो चौपाल में बताइए, परिवार रहते परिवार में बताइए, टीचर हैं सुन रहे हैं तो आप स्कूल में बताइए। ये चीज़ फैल जानी चाहिए कि कोई भी डिटेल्स बैंक की, आधार कार्ड की, OTP की कोई भी डिटेल्स नहीं देना। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो बड़ा सोच समझ के करना। आप जीवन में कितने ट्रांजेक्शन करते हैं, आप क्यों लालच में आते हैं? लेकिन सर जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आधे से ज़्यादा हमने इतनी सारी ऐप्स देखी हैं, आज नई ऐप्स आ रही हैं, उन पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। कुछ तो गवर्नमेंट की भी हैं, हम कहते हैं कि वो गवर्नमेंट के एफिलेटेड हैं, वो ठीक है। लेकिन इतनी सारी जो आ रही हैं ऐप्स, उनको हम कैसे समझें कि इसमें कौन सी सही है या कौन सी गलत है? और कई बार मोबाइल आपका हैक भी होता है, साइबर में हमने ये भी एक कंडीशंस देखी हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। आजकल वेब जैकिंग जिसको बोलते हैं, वेबसाइट फर्जी बन जाती हैं। आपको ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें, अगर आप वेबसाइट की क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं,
आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्या आप वहाँ जा सकते हैं? क्या आप वहाँ के लैंडलाइन नंबर को कॉल चेक कर सकते हैं? क्या कोई कम्युनिकेशन ढूंढ सकते हैं? या आप किसी और माध्यम से एटीएम, पेटीएम और किसी तीसरे माध्यम से उनको पेमेंट करिए, ना कि अपने सीधे अपना उनको ओटीपी और पिन बता दिए। मैं सिंपल सा सवाल करना चाहूँगा, आपके कितनी बार पर्स चोरी या जेब कटी हुई है जीवन में? नहीं हुई? एक आध बार। एक आध बार। बाकी टाइम क्यों नहीं हुई? क्योंकि जागरूक थे, सचेत थे। सिंपल जी, मेरे साथ भी आज तक फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी जानकारी देना, कितनी देना, और जितनी मुझे ज़रूरी होता है या तो मैं खुद जाके देता हूँ। देखिए, फ्रॉड से बचने का एक तरीका और है, आप अपने खाते को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मत रखिए। बहुत ज़्यादा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, सिर्फ लालच के चक्कर में, पॉइंट के चक्कर में बहुत सारे कार्ड से रखे, जगह जगह डेटा आपका बटा हुआ। आप अपने खाते, अगर आप है तो 2 जगह रखिए। एक खाते जिसमें कि एटीएम है, और एक जो मेन खाता जहाँ से आपकी मुख्य इनकम है, सैलरी है या कि बड़ा खाता है, उसको आप किसी भी तरह से ऑनलाइन मत रखिए। ना उसका डेबिट कार्ड रखिए, ना क्रेडिट, बल्कि उसका चेक रखिए। और एक चेक जितनी भी ज़रूरत का होता है, 10,000, 20,000, 1 लाख, आपकी जो ज़रूरत है मंथली खर्चे की होती है, वो चेक उसमें डालिए, फिर उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए। हम कई बार क्या करते हैं कि ओटीपी नंबर भी पीछे उस पर जो सीवीवी नंबर भी उसका पीछे नंबर लिख लेते हैं। हम कहीं भी हमारा फ़ोटो भेज दिया कार्ड का। आजकल तो ये भी हो गया कि सिर्फ और सिर्फ नंबर से ही बिना सीवीवी के भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसको सीएनपी बोलते हैं, कार्ड नॉट प्रेजेंट। तो आपकी होशियारी, समझदारी से ही रुकेगा फ्रॉड। फ्रॉड होने के बाद पुलिस आरोपी तो पकड़ लेगी, पर शायद पैसा रिकवर नहीं हो पाया। पैसा रिकवर कराएगा बैंक, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपका जो फ्लाइट टिकट कराते हैं वो इंश्योर्ड होता है जी। आप जो रेल टिकट कराते हैं वो भी इंश्योर्ड होता है। मुझे बताइए, मैं बैंक से अनुरोध करूँगा, आप कस्टमर के खाते के मिनिमम इंश्योरेंस क्यों नहीं करते? आप ब्याज की राशि काटिए, 300 रुपये, 400 रुपये, जो भी काटना सालाना, उसका प्रीमियम लीजिए, पर उसका खाता इंश्योर्ड करिए। जब उसको फ्रॉड हो तो उसको कम से कम वापस मिले। बैंक अपना पैसा इंश्योर्ड कराता है तो एफआईआर करा के पैसा वापस लेता है लूट डकैती का, पर कस्टमर का इंश्योर नहीं कराया, और होगा तो ही बताया नहीं। तो ये चीज़ें नॉलेज में कस्टमर को होनी चाहिए कि भाई मेरा पैसा है, मैंने पे कर रखा, मेरा इंश्योर्ड है कि नहीं। आप मोटरसाइकिल होती 50 की इंश्योर्ड कराते हो, 5 लाख खाते पड़े, इंश्योर्ड को नहीं है वो। बैंक करें इंश्योर, बैंक व्यवस्था करे। तो मेरा बैंक से अनुरोध है, अगर वो मेरे को सुन रहे हों तो ये बात ध्यान रखें कि नंबर 1 तो ये कि अगर छलपूर्वक सहमति ली गई है तो वो अपराध है, भारतीय दंड विधान में अपराध है। तो आपके इधर क्यों नहीं, और उसका पैसा वापस क्यों नहीं होता, और आप इस प्रोविजन में चेंज करिए। दूसरा ये है कि अगर हमारी रेल यात्रा इंश्योर्ड होती है, हमारा रेल टिकट इंश्योर्ड है, तो खाता क्यों इंश्योर्ड नहीं? आप खाते को इंश्योर्ड कराइए। क्योंकि मैम आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो इस बारे पे भी बात हो रही थी। क्या कभी मोबाइल यूज़र आपने भी ऑनर्स किया हुआ है और आप इतनी वर्सेटाइल उसमें हैं, अपने क्षेत्रों में आप रही हैं, क्या कभी आपके साथ में या आपके सामने कभी ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई केस आया हो जहाँ इस तरह की चीज़ें हुई हों, फ्रॉड की, ठगी की? कभी जैसा कि चौहान सर ने बताया, ये बात सही है कि आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, हर एक ऐप आपको बैंक अकाउंट डिटेल मांगता है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, तो जाहिर है कि पेज पे आजकल सोशल मीडिया पे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, अपना नंबर हम हाइड नहीं कर सकते। और लेकिन मेरे साथ तो ठीक है, जैसे मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मेरे साथ हुआ ये वाकया, बट फॉर्चुनेटली मैं उतनी अवेयर थी कि मैं अलर्ट हो गई। मेरे साथ भी ये वाकया हुआ। मेरे जस्ट लाइक व्हाट्सएप पे तो आपने देखा होगा, कोई भी आपको मैसेज कर देता है, और हम लोग तो देखते हैं रोज़ कोई ना कोई मैसेज मिलते रहते हैं, तो कुछ जेन्युइन भी होते हैं, कुछ फेक भी होते हैं। तो ऐसे ही एक आर्ट बायर बन के एक व्यक्ति ने मेरे को मैसेज किया कि मुझे रिक्वायरमेंट है पेंटिंग्स की। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, जैसा जो इंक्वायरीज थी वो मैंने करी। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे से चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हम अलर्ट हैं, जागरूक हैं अगर, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला है ना, जो फर्जी है, उसके मन में एक डर तो होता है। उसकी बातों से हम पकड़ लेते हैं कि ये फेक है बंदा। उसने जिस तरह से मेरे को रिस्पांस दिया, मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट कितने हैं, कितनी पेंटिंग्स, कितने आर्ट वर्क्स आपको चाहिए? उसने कहा कि मैम मुझे ना 10-15 चाहिए। आई वॉज सरप्राइज कि इंडिया में हम एक आर्ट वर्क बाय करते हैं अच्छे रेंज वर्क का, तो वो 50,000 60,000 का है, और वो बंदा कहता मुझे 10-15 चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अननोन बनी रही। मैंने कहा अच्छा बताइए किस जगह पे आपको लगाना है, क्या लोकेशन है, कुछ आइडिया देंगे मुझे, अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको आर्ट वर्क भेज सकूं। आई वॉज गेनिंग टाइम, मैं उससे निकाल रही थी कि कितना मेरे को मिल सकता है इन्फॉर्मेशन। उसने कहा मुझे ना मेरा एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है, उसमें लगाना है।
मैंने कहा घर है, बड़ा सा हॉल है, और इतना बड़ा हॉल है कि उसमें 10-15 पेंटिंग्स वो लगाएगा। एग्जीबिशन बराबर। एग्जीबिशन हम छोटा सा मतलब हम कह सकते हैं कि कलेक्शन होगा तो वो 10-15 लगाएगा। यहीं से मैंने उसे पकड़ लिया इन बातों से, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया उसके बाद, क्योंकि आई नो दैट कि इट्स अ फेक नंबर। कुछ दिन के बाद फिर दूसरे नंबर से मेरे पास आया और मैसेज आया, तो मैं तुरंत पहचान गई। मैंने कहा ये इसी तरह की कॉल्स हैं, और वही सेम पैटर्न कि हाँ मुझे आर्ट वर्क चाहिए, मुझे परचेस करना है। तो मैंने उसको इतना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया। मैंने कहा इतनी होशियारी अच्छी नहीं है, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर रही हूँ और मैं कंप्लेंट करने जा रही हूँ साइबर क्राइम में। उसके बाद से मेरे पास आज तक कोई कॉल, कोई थ्रेट कॉल नहीं, कोई थ्रेट कॉल नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा कहना है कि अगर हम लोग जागरूक हैं तो बहुत कुछ है हमारे पास। लोग बहुत इजीली दे देते हैं। आप कार्ड का आप सीवीवी नंबर क्यों शेयर करते हैं आप किसी के साथ? आप एटीएम कार्ड नंबर क्यों शेयर करते हैं? अगर लोग कई बार मेल आती हैं, फ्रॉड मेल्स आती हैं, उसमें होता है कि इतना 1000 आपके अकाउंट में डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है कि 90,000 95,000 आपको मिल रहा है और वो क्रेडिट हो रहा है। अरे भाई किस लिए? मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया। इवन मैं तो चलो प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, लिटरेचर में हूँ, आर्ट में हूँ, सिंगिंग में हूँ, मुझे कोई ऐसा सम्मान नहीं मिल रहा जिसके लिए मैं कहूँ कि मुझे सम्मान नहीं दिया, और वो भी प्रोग्राम में मिलेगी, ऐसे मेरे अकाउंट में कोई बाद में ट्रांसफर करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बच सकते हैं। अब मैं चाहूंगी कि एक खूबसूरत सी कविता आप हमें एक सुनाएं, इसके बाद फिर चर्चा और हम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। ये कविता मैंने कोविड पीरियड में लिखा था, कोरोना काल में, और जैसा आपने कहा कि मैंने जिंदगी के ऊपर काफ़ी लिखा है, तो मनोवैज्ञानिक होने के नाते जिंदगी को ज़रूरी नहीं है। मेरे से ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि मैम जो कवि लिखते हैं या कविता लिखते हैं, राइटर्स या जो भी लिखते हैं उसके ऊपर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सामाजिक परिवेश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, और मनोविज्ञान के स्टूडेंट होने के कारण मेरी ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा मैं इन चीज़ों में उठाती हूँ। तो कोरोना काल में मैंने एक लिखी थी, छोटी सी कविता थी, और जिसका शीर्षक है रोटी। आपको याद होगा कि जब उस समय लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे जो डेली बेसिस के मजदूर थे, बिहार से, यूपी से, सब जगह से आए थे, अलग अलग राज्यों से, और वो भागते दौड़ते किस हालात में गए थे। बहुत सारे मार्मिक दृश्य जो है वो देखने को, पेपर में पढ़ने को मिलते थे। तो उसी पे लिखा हुआ था, कहाँ से कहाँ लेके जाती है रोटी, कहाँ से कहाँ लेके जाती है रोटी, गांव देश अपना छुड़ाती है रोटी। लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, सिर्फ शायद हम और आप आज यहाँ बैठे हैं तो उसके पीछे भी एक हमारी अर्निंग या रोटी ही है, जिसकी वजह से रोजी रोटी जिसको हम कहते हैं वो है कि कहाँ से कहाँ लेके जाती है रोटी, गांव देश अपना छुड़ाती है रोटी। भटकते फिरे हैं पाने को इसको, भटकते फिरे हैं पाने को इसको, फिर भी नहीं हाथ आती है रोटी। हमारी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। अगर आज किसी की 1 लाख सैलरी है तो वो ये सोचता है अगर कहीं हाइक मिल रहा है तो मैं शिफ्ट कर जाता हूँ। तो ये जो हाइक है वो रोटी की ही तलाश है, हाथ में कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। उसके आगे है, किसी को मिले ठौर तपती ज़मी पर, किसी को मिले ठौर तपती ज़मी पर, किसी को महल दिलाती है रोटी। वाह। अमीरों में कोई नहीं मोल इसका, अमीरों में कोई नहीं मोल इसका, गरीबों को पल पल छलाती है रोटी। कहाँ से कहाँ लेके जाती है रोटी, गांव देश अपना छुड़ाती है रोटी। और आखिरी पंक्तियां हैं, ये पंक्ति मैंने उस दृश्य पे लिखा कि पेपर में बहुत मार्मिक दृश्य था कि एक स्त्री, माँ जो है सोई हुई है, डेड बॉडी है उसकी, और बच्चा उसका आंचल खींच रहा है। मैंने उस पे लिखी थी, नन्हे मासूम की आंखों के सम्मुख, नन्हे मासूम की आंखों के सम्मुख, माँ को मौत की नींद सुलाती है रोटी। मीत अक्सर मन में सवाल है उठे, मीत अक्सर मन में सवाल है उठे, क्यों इतना सबको सताती है रोटी, क्यों इतना सबको सताती है रोटी। कहाँ से कहाँ लेके जाती है रोटी, गाँव देश अपना छुड़ाती है रोटी। क्या बात है, वाकई बहुत बहुत ही खूबसूरत कविता। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्राइम को भी बढ़ाती है। सर क्या कहेंगे आप इस पे? क्योंकि जब इंसान की भूख बढ़ती है, पैसे का लालच बढ़ता है, तो वो गलत तरीके अपनाता है, गलत रास्तों पे जाता है। और
घटनाएं हम लगातार ऐसी देखते आ रहे हैं। आपसे मेरी जब चर्चा हुई थी तब आपने कहा था कि अब फ्रॉड का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, अब नए तरीके का फ्रॉड भी आ रहा है। आपने मुझसे एक चर्चा भी की थी। मैं चाहूंगी इस वक्त जो फ्रॉड सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, मैं कहूंगी उसको एक तरह से, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो इस समय नए तरह से फ्रॉड हो रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर आपने मुझसे चर्चा की थी। मैं चाहूंगी आज उसका जिक्र जरूर करें सर, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का भी फ्रॉड हो रहा है इस समय। देखिए, मैं परत दर परत जवाब दूंगा। पहला ये कि मुझे लगता है कि रोटी हिंदुस्तान में या भूख क्राइम करने का कारण है, या कोई ज़रूरतें अपराध करने का कारण है। कहीं ना कहीं हमारा लालच, अपराध की मानसिकता या बहुत ज़्यादा पैसे की भूख वो अपराध कराती है। वर्तमान में कहीं भूख के कारण या ज़रूरत के कारण कोई अपराध करने की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान में सब चीज़ें उपलब्ध हैं और आसानी से उपलब्ध हैं। तो इसलिए फिर दूसरा नया पैटर्न अब ये चला है कि आजकल अभी हमने एक ऑनलाइन जो साइबर, इसमें 21 लाख ट्रांसफ़र करा लिए गए। मदुरई के व्यापारी से भोपाल बुलाया गया उसको प्लास्टिक के दाने देखने के नाम पर, और हरियाणा और यहाँ के लोग मिलके गैंग ने उसको यहाँ रिसीव करा और प्लास्टिक दाने निकालने वो अपहरण करके उसका प्लास्टिक के 21 लाख रुपए अपने खाते में डलवा ली। मोबाइल तोड़ के फेंक दिया और उसको देहात क्षेत्र में रखते हुए गुना ले जाकर उसको हाथ पर बांध कर छोड़ दिया। आप जब इतना बड़ा पैसा ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो बेहतर है कि आदमी साथ लेके जाए। बेहतर है कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पर उसको रखा जाए जहाँ पर कि उसको ऐसी जगह रखा जाए, मीटिंग को पब्लिक प्लेस में, होटल में रखें आप, ताकि पैसा सुरक्षित हो। आप किसी भी आदमी के साथ चल दिए, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस लगाना पड़ा, या लोकल वेंडर के थ्रू। अभी हमने देखा कि 42 लाख रुपए ठग लिए गए सिर्फ और सिर्फ घुटने के इलाज के नाम पर। फिर वो पैसे पुलिस ने उनके रिकवर कराएं। तो इतना सारा अमाउंट आपको देने की आवश्यकता दूर नहीं है। खातों में ट्रांजेक्शन 10-10 लाख रुपए ट्रांजेक्शन किए सिर्फ और सिर्फ घुटने के इलाज के नाम पर। क्या लोकल डॉक्टर नहीं है? कोई चमत्कार कैसे हो सकता है जो भोपाल के डॉक्टरों को नहीं मालूम हो? जो बाकी डॉक्टरों, एक चलता फिरता आदमी कैसे चमत्कार कर सकता है? क्या हॉस्पिटल ऐसे ही खोले गए? तो कहीं ना कहीं हमारे मन का लालच, जल्दबाजी, या कहना चाहिए कि सस्ता, वो चीज़ें फ्रॉड कराता है। तो बिल्कुल जैसा कि मैडम ने बताया कि सावधानी में ही बचाव है, सतर्कता रखें, दिमाग को खुला रखें, लालच में ना पड़े। लेकिन फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। एक चीज़ और ये समझना चाहूँगी सर कि जब इतने बड़े ट्रांजैक्शन की बात आती है, लोग वो पैसा लेकर जाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसे को वो या तो किसी और तरीके से एक बार वो जाके क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं इन चीज़ों पे, और उसके बाद जब उनके साथ ठगी हो जाती है तो फिर वो परेशान होते हैं कि आखिर हम कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें। मैंने बताया ना कि लालच आदमी को लेकर जाता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक साथ फ़ायदा कमाने का, और फिर आदमी होशियार ना होना। देखिए, अगर आप पैसा लेके जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको फिर ना कहीं अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। असिस्टेंट लेके जाइए, पब्लिक प्लेस में मीटिंग करिए, पैसा ऑनलाइन दीजिए। आप इतना पैसा क्यों लेकर जाते हैं? तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और अब तक आप सावधानी नहीं रखेंगे, अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, मीटिंग पब्लिक प्लेस में नहीं करेंगे, ज़्यादा लालच नहीं पालेंगे। ज़्यादा लालच पालेंगे, आपके साथ फ्रॉड होगा। तो इस बात को हमें समझना होगा कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं लोगों के पास में, क्या करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए एक बार हम चलते हैं आज पर्यटन पे। आपको पहले थोड़ा सा घुमाते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे इसी विषय पर आएंगे और भी जो सवाल हैं वो पूछेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं पर्यटन में। आज डिंडोरी अपने दर्जन भर से अधिक पर्यटन स्थल के साथ मध्य प्रदेश में घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई जामवंत गुफा से, जो प्रागैतिहासिक मानव की शरण स्थली है। डिंडोरी के मेहदवानी विकासखंड के अंतर्गत जंगल में स्थित इस गुफा के बारे में किंवदंती है कि महाभारत काल में जामवंत इसी गहरी गुफा में निवास करते थे और स्यंतक मणि के लिए उनका कृष्ण से युद्ध इसी गुफा में हुआ था। जहां उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु ही हैं, तो उन्होंने
कृष्ण को स्वयं तक मणि तो भेंट की, साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है कपिल धारा। अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर पर यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है, जहां करीब 70 फीट की ऊंचाई से जल की धारा गिरती है। ऐसी मान्यता है कि नीचे खड़े होकर अपने सिर पर लेकर धारा के जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब मां नर्मदा रुष्ट होकर आगे बढ़ी तो कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोका था, परंतु वे उस स्थान से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई थी, इसीलिए उसे कपिल धारा कहते हैं। वाकई यहां आकर पर्यटक शारीरिक थकान तो मिटाते हैं, साथ ही उन्हें अविस्मरणीय आत्मीय शांति का अनुभव होता है। डिंडौरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेव सफॉल। यहां एक के बाद एक 3 प्राकृतिक प्रपात प्रकृति की सुंदर धरा को असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति देते हैं। वर्षा एवं शीत ऋतु में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पर्यटक स्तब्ध रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कारोपानी अभयारण्य। डिंडौरी में दुर्लभ ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग का प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है। आज इन हिरणों के संरक्षण में शासन प्रशासन के साथ आम नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कारोपानी का ये वन क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के लिए इंसानी हस्तक्षेप पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इन हिरणों के द्वारा फसल खराब होती है, लेकिन इन बातों का इन्हें कोई भी मलाल नहीं है। यहां के जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरते हुए हिरण की अठखेलियां पर्यटकों को वन विहार का आमंत्रण देती है। ये था डिंडोरी, जहाँ पर आपने देखा कि वन्य संरक्षण भी कितने अच्छे से किया जा रहा है। हरियाली हमने आपको दिखाई और वहाँ की खूबसूरती हमने दिखाई। डिंडोरी एक छोटी सी जगह है लेकिन बेहद खूबसूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेहमान के पास में, अनीता जी के पास। मैम, बनारस का जिक्र हमने छेड़ ही दिया था, जिंदगी का जिक्र हमने छेड़ ही दिया था, लेकिन आपने पेंटिंग में भी अपनी महारत हासिल की हुई है। पेंटिंग में आप, हम चाहेंगे बताएं कुछ कि कुछ ऐसे इमेजेस आपने बनाई हो, आप किस तरह की पेंटिंग को आपने बहुत ज़्यादा अपने दिल से करीब देखा है, पास देखा है? स्मिता जी, जैसा आपने कहा कि मैं बनारस से हूँ और बनारस मैंने पहले भी जिक्र किया कि कला और साहित्य की नगरी है जी। तो पेंटिंग जो है, मेरी जो मेन पेंटिंग मुख्यतः जो विषयों पे कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होती हैं, उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट एंड कंटेम्प्रेरी होती है। और जो एक ख़ास बात है वो है कि मैंने कहा ना कि मैं अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ और जन्मभूमि मुझे खींचती है। तो बनारस का ही उत्तर प्रदेश का ही पड़ोसी राज्य है बिहार जी। मैं वहाँ की मिथिला आर्ट जो है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं मिथिला आर्ट की आप सबकी दुआओं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्रेडिटेड आर्टिस्ट भी हूँ। मैं चाहूंगी आप उसके बारे में हमें ज़रूर यहाँ थोड़ा बताएं। मिथिला आर्ट हमारे दर्शक जानेंगे आपसे। मैं मिथिला के साथ साथ गोंड भी करती हूँ। मुझे अपने देश की मिट्टी से बहुत लगाव है। क्या बात है। और मधुबनी आर्ट जो है, मिथिला आर्ट जो है, ये हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। और जैसे G20 आज की तारीख में बहुत ही ज्वलंत अवसर है। हाँ। और हमारा देश उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और G20 के जो देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, यहाँ तक मधुबनी कला पहुँची हुई है। और मधुबनी कला के लिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो अमेरिका और अन्य राज्यों में मिथिला समाज के लोग हैं वो बहुत काम कर रहे हैं और बहुत प्यारी कला है ये।
इसमें थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है। मैं कहती हूँ जिसने मिथिला कला को करना शुरू कर दिया, मिथिला आर्ट को बनाना शुरू कर दिया, धैर्य अपने आप आ जाता है। और प्राचीन कला है, हमारी संस्कृति से बहुत पुरातन काल से जुड़ी हुई है, और इसका जो शुरुआत इसकी है वो रामायण काल से हुई थी जी। तो राजा जनक जो है, उन्होंने जब सीता और राम का विवाह हो रहा था, उस समय पूरे शहर को मिथिला कला से सजवाया था, और जिसमें कि उनका कहना था कि ऐसी चित्रकारी होनी चाहिए जो राम और सीता का प्रतिनिधित्व करती हो। तो उस समय से चली आ रही है। अब बहुत चेंजेस आए हैं इस कला में। इसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है, भित्ति चित्र होती है और अरिपन होता है। ये पुनः हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है, पुरानी संस्कृति से। भित्ति चित्र दीवालों पे आपने देखा होगा, गाँव में पहले किए जाते थे, वो है। और अरिपन जो है वो हम ज़मीन पे करते हैं, और अरिपन में चावल के लेप का भी प्रयोग होता है, और जो हम कहते हैं चौक पूरना बहुत शुभ माना जाता है हमारे यहाँ, शुभ होता है जी, किसी भी शुभ कार्य में वो है, वो अरिपन है जी। तो ये दो इसकी शैलियाँ हैं, और इसकी जो स्टाइल्स हैं, जिसको हम कहते हैं तरीके हैं, वो कई प्रकार के हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ, अगर मैं बताना चाहूँगी तो बहुत लंबा समय लगेगा डिटेल में बताने में। तो कचनी, भरनी, गोदना, तांत्रिक, ये कोहबर, ये इसके अलग अलग स्टाइल्स हैं जिसमें कि काम किया जाता है इसको। और ये कह लें कि ये कहीं ना कहीं हमारे वास्तु को भी प्रभावित करती है जी। जैसे आपने देखा होगा कि मिथिला कला में मछली का प्रयोग बहुत होता है, मछली बनाई जाती है, हाथी का प्रयोग होता है, सूर्य का प्रयोग होता है। तो सूर्य हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का सूचक होता है, मछली जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है, शुभ माना जाता है उसे, और उर्वरकता का प्रतीक है मछली। इसी तरह से हाथी भी है, हाथी भी सौभाग्य का सूचक होता है, लक्ष्मी जी का प्रतिरूप है वो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे वास्तु से भी जुड़ी हुई है, वास्तुशास्त्र से भी। तो मिथिला कला को हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे अपनी ये हमें कहीं सभ्यता और संस्कृति से दूर ले जा रही है, लेकिन आज की तारीख में ये कहेंगे कि कॉपी ज़्यादा होने लगी है। ये कला पारंपरिक तरीके से बहुत कम लोग कर रहे हैं उसे, और ठीक है, आधुनिकीकरण हर क्षेत्र में है, तो कला परिवर्तन कुदरत का नियम है जी। परिवर्तन तो नहीं, आधुनिकीकरण कहूंगी मैं इसको, क्योंकि परिवर्तन में तो पूरी आपको मिथिला कला छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इसमें लोग क्या करते हैं आजकल, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ मॉडर्न, कुछ पारंपरिक इसको मिला के उन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं जैसे करती हूँ, मैं फ्यूजन भी करती हूँ। मिथिला का पारंपरिक शैली है, उसके अलावा मिथिला एंड कंटेम्पररी का फ्यूजन वर्क करती हूँ मैं। और उसमें भी अगेन वही चीज़ है कि हमारे समाज से जुड़ी हुई, लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम उसमें संजोते हैं और कॉम्बिनेशन में प्रस्तुत करते हैं। चलिए अब आगे एक बार फिर बढ़ते हैं और फिर से हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, साइबर पे। सर क्योंकि हम बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हम देख रहे हैं, जैसे मैम ने भी कहा था कि कई बार हमारे पास फ़ोन आ जाता है, हमें पिन मांगा जाता है, या कई बार कुछ ऐसे साइट्स पर या फिर ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, हमें नहीं पता होता। जिन्हें पता है वो तो चलिए उस लिंक को क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन कई बार हमारे पास केबीसी के उससे फ़ोन आ जाता है कि हम बोल रहे हैं, या फिर कई बार हमारे पास कुछ टेक्स्ट मैसेज आते हैं और हम उसे गलती से लिंक को क्लिक करते हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो चला जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है सर कि हमारे पास में फेक आईडी से पैसे मांग लिए जाते हैं, फिर हम फेसबुक पे उस पर लिखते हैं कि हमारा आईडी हैक हो गया है और मुझसे इसने इतने रुपए मांगे हैं। ये केसेस भी हम लगातार देख रहे हैं, और ये केसेस ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। देखिए, आप सही कह रहे हैं, कई बार पूरी सावधानी रखने के बाद भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, आपको साथ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन कोशिश करें कि आपके हाथों ना हो, आपके जानते हुए ना हो, आपके लालच के कारण ना हो, आपके सावधानी कारण ना हो। अगर उसके बाद हो जाता है तो मैंने साफ बोला ही, फिर अपन सबसे पहले 1930 है, पुलिस का हेल्पलाइन है जो पूरे भारत में काम करता है, और आपसे पूछा जाएगा किस ज़िले में, किस थाने या क्षेत्र में है, और वहाँ पर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होकर पहुँच जाएगी जहाँ पर आप करवा सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर, ये तो मैं सोशल फ्रॉड की बात करूँ, हर तरह का, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड में, चाहे सोशल मीडिया फ्रॉड हो आपका,
और तरह के भी फ्रॉड हो, चाहे आपका डिफेमेशन हो, चाहे आपकी साइट हैक हुई हो, चाहे आपका अकाउंट हैक हुआ हो, चाहे आपके बल्गर पोस्ट की गई हो, चाहे स्टॉकिंग या महिलाओं के लिए कहना चाहिए अश्लील पोस्ट की गई हो, कुछ भी तरह की, आप 1930 पर रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको एवरेज रिपोर्ट करके उसको खाते को इस रिपोर्ट के जरिए बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जब फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो मैंने साफ कहा कि जैसे कि अगर फिजिकल एक्सीडेंट होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, आपको बैंक के पास भागना चाहिए। मैंने साफ बोला बैंक में एप्लीकेशन अपनी रिसीव करवाइए, आप ये बताइए कि आपकी गलती आपके जानते हुए नहीं बल्कि आपसे धोखाधड़ी पूर्वक ये पूछा गया है। तो मैंने साफ बोला है, मेरा बैंक वालों से भी निवेदन है कि वो इस चीज़ को मार्क करें कि कोई भी सहमति छलपूर्वक ली गई सहमति अपराध ही होता है। फिर उनका बैंक का मैंने बताया कि कहीं ना कहीं खातों को इंश्योर कराने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, मोबाइल का इस्तेमाल कितना करना है, कैसे करना है। सोशल मीडिया साइट इसलिए नहीं कि हमको लोग, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसलिए होता है कि लोग सोशल मीडिया पे इतने जुड़ जाते हैं और सिर्फ लाइकिंग के चक्कर में, वो फर्जी होती है, लाइकिंग फेक होती है, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब आप समस्या में पड़ेंगे, इनमें से कोई व्यक्ति नहीं आएगा अपना वास्तविक जीवन छोड़कर वर्चुअल जीवन में जी रहा है, उसी पे आपका बर्थडे मन रहा है, केक कट रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है और उसमें पूरी जानकारी हमारी साझा की है। और गलती से क्लिक होने पर हमारे कई बार प्राइवेट, कई बार हमारे बहुत ही ज़्यादा जो गोपनीय चीज़ें भी चली जाती हैं। तो ये हमारी सावधानी लापरवाही कारण होता है, जिसको हमें बहुत रोकने की, सोचने की आवश्यकता है। मोबाइल का इस्तेमाल कितना करना है, खाते कहाँ शेयर करना है, ट्रांजेक्शन कितना करना है, कितना नगद देना है, कितना ऑनलाइन देना है, उतना रखिए। उससे ज़्यादा आपको पूरा सब चीज़ें सबके लिए ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। सर हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन गेमिंग जो है उसमें भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। आईपीएल लोग खेलते हैं, ऑनलाइन रमी चलता है, बहुत सारे लूडोज, मतलब ऑनलाइन गेमिंग में भी लोगों को इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। क्या इसमें भी फ्रॉड होता है? और अगर लोग खेलते हैं या किसी को खेलने का शौक है, ऑनलाइन गेम्स खेलने का शौक है, तो उसे क्या सावधानी इसमें रखना चाहिए? देखिए, मैं साफ बताऊँ, मैं पुरानी हमारी संस्कृति, हमारे पुराने ज़माने की ओर मुड़ूंगा। मैं तो सारे ज़माने देखे हैं जहाँ पे हम नंगे पैर भी खेले हैं, नदी में कूदे हैं, कुएं में भी नहाए हैं, पेड़ पे भी चढ़े हैं, घोड़े पे भी चढ़े हैं और कबड्डी भी खेले हैं, गुलेल भी खेले हैं, गिल्ली डंडा भी खेले जी। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की होती है जो बच्चों को अपनी सुविधा के लिए, अपने से ध्यान हटाने के लिए, अपनी व्यस्तता में बच्चों को खलल ना पड़े, बच्चों को मोबाइल दे दिया। खिलाती हुई मोबाइल, बच्चा गेम देख रहा है, वो क्या खा रहा है उसको पेट को लगता ही नहीं है, फीडिंग करा रहे हैं, बच्चे को मोबाइल दे दिया, आपने वो उसको एक तरह से जहर दे रहे हैं बच्चे को। यही बात स्कूल में हो गई, उनको फिजिकल एक्टिविटी की जगह पहले हम बस्ता फेंक के सीधा खेल के मैदान की तरफ भागते थे और हाथ पैर गंदे करके जो भी करना, घुटने वुटने जो भी इतना छिलने छालने, पर हम आते थे फिजिकल एक्टिविटी का। आप भी जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे, सब लोग कहाँ गए खेल के मैदान, कहाँ गए गिल्ली डंडा, कहाँ गए वो अपने जितने भी पारंपरिक खेल थे, कोई टोकता नहीं कि पूछ। पहले तो दादा दादी माँ बाप ही खेलते थे। हमको एक और बहुत बड़ी नौकरी करनी पड़ती थी घर आके, इससे पहले बस्ता आया नहीं कि दादाजी सो रहे हैं, उनके पैर दबाने हैं, उनके ऊपर लाद चलना, वो 1 रुपये मिलेगा और वो पता नहीं कम मिलता था बाजार के दिन, वो मिलता भी नहीं था, लेकिन उसके चक्कर में कर। तो फिजिकल एक्टिविटी पूरी ख़त्म हो गई है, सिर्फ मोबाइल हमने डिपेंड कर दिया है। मोबाइल गेम आ गए। अरे गेम तो भैया इतने मैदान कहाँ ख़त्म हो गए, पार्क कहाँ ख़त्म हो गए, आप जाइए ना, पैदल चलिए ना आप। तो हमारी गलती माँ बाप की, फिर परिवार की गलती, फिर समाज की गलती। हम मैदान ख़त्म करके वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, वहाँ कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जो जीवन है, उससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं। पैसा आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। तो आपने सबसे पहले मोबाइल दिया है, बच्चों से मोबाइल छीनिए, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं छीना तो बचपन छीन लेगा, फिर से खेल छीन लेगा, फिर उसकी अकल छीन लेगा। बिल्कुल सही तो है। आप वहाँ पर जाए, इसका इलाज वहाँ पर है, ना कि पुलिस के पास है। हाँ। और बच्चा 12 साल बाद सब चीज़ों में आदत खराब होने के बाद, और आप हैं पुलिस पे दोष देते हो कि पुलिस ने नहीं ठीक किया। जी बिल्कुल, वाकई सर आपने बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर दिया है। आज आप हमारे साथ जुड़े थे और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी, आज अपना कीमती समय दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक बार फिर बता दूँ, एडिशनल डीएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। और मैं चाहूँगी कि आप भी एक छोटा सा संदेश जो देना चाहें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं तो राइटर हूँ तो साहित्य से जुड़ा हुआ ही संदेश दूंगी। और मुझे बस इतना विश्वास है कि जो संदेश मैं देना चाहती हूँ वो लोगों तक पहुँचेगा और लोग उस पर अमल करेंगे। जहाँ तक हमारे देश में आजकल जो भी माहौल चल रहा है, अच्छा माहौल चल रहा है, सौहार्दपूर्ण है और चैनो अमन की ज़रूरत हमारे देश को नहीं पूरे विश्व को है। बिल्कुल। तो उसी पे मैं अपने 2 शेर कहना चाहूँगी
एक तो शेर जो है वो मेरी खुद की बातों को बयां कर रहा है जी बिल्कुल, कि एक नया तर्ज़े हुनर डालेंगे, काम कोई भी हो कर डालेंगे। क्या बात है। एक नया तर्ज़े हुनर डालेंगे, काम कोई भी हो कर डालेंगे। दिल जो खाली है मोहब्बत से मीत, दिल जो जी। खाली है मोहब्बत से मीत, हम उन्हें प्यार से भर डालेंगे। क्या हम बात उन्हें है। प्यार से भर डालेंगे। वाह वाह वाह। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि किसी भी काम में पीछे ना हटें, मेहनत करें बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी के लिए खास तौर पे, बिल्कुल। और प्रेम मोहब्बत सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। बहुत बहुत खूब धन्यवाद मैम आपका, बहुत और बहुत शुक्रिया। प्यारा संदेश आप दोनों ने दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना कीमती नमस्कार। समय देने के लिए। तो उम्मीद है कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहा है साइबर ठगी से आप कैसे बचे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कैसा आपको हमारा लगा ये कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।